प्रदेश में, इनके आंचल में आकर मैं अभिभूत हूं। आज अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने राष्ट्रव्यापी स्तर पर एक पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। उसी संदर्भ में मैं यहां आप लोगों के बीच हूं और मेरे साथ हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता सुशांत जी हैं और सेना के हमारे पूर्व अधिकारी सुरेश कुमार जी हैं। पत्रकार साथियों, मां भारती के वीर सपूत जो भारत मां की अस्मिता, उसकी भूभागी अखंडता को सुरक्षित करने के लिए अपने सर्वस्व निछावर कर देते हैं, उन सैनिकों के लिए मैं कहना चाहता हूं, तुम सैनिक हो, काल को भी काल से जीते रहे हो, देश का सौभाग्य अपने खून से जीते रहे हो। दाव पर गौरव लगे तो शीश दे देते विहंस कर, देश के सम्मान पर काली घटा छाने न देते। मां भारती के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर करने वाले वीर सपूतों के आज ये परिस्थितियां हैं कि वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार, वो प्रधानमंत्री जो शर्मनाक तरीके से सैनिकों की शहादत के लिए वोट मांगते हैं, वो सैनिकों के हितों के को संरक्षित करने में, उनके हित पर सत्ता का आश्रय देने में ये सरकार बड़ी बेशर्मी से पीछे रह जाती है। आप याद कीजिए, जब अग्निपथ योजना भारतीय जनता पार्टी केंद्र की सरकार लाई तो उन्होंने ये कहा था कि एक लंबे समय से भारत की सरकार इस योजना के बारे में विचार कर रही थी और इसको हमने आज लागू किया। उन्होंने 2-3 दशकों का हवाला दिया था, जबकि ये सरासर झूठ परोसा गया। इस देश के सैनिकों के साथ अन्याय की कहानी एक झूठ की पृष्ठभूमि के साथ लिखी गई। आप याद कीजिए, आजाद भारत के पहले सीडीएस बिपिन रावत जी का एक इंटरव्यू जो उन्होंने आप ही पत्रकार साथियों को दिया था, उसमें उन्होंने इस बात का उल्लेख किया था कि वे चाहते हैं कि सैनिक और सेना के अधिकारी अपनी पूरी सेवा करना चाहिए। खासकर वो सैनिकों के लिए चिंतित थे। वो तो ये तक उन्होंने कहा था अपने इंटरव्यू में कि 15-17 साल की सेवा के बाद उन्हें रिटायर होना पड़ता है और फिर से वो कहीं अपनी नौकरी की तलाश करते हैं, अपने परिवार का भरण पोषण करने में सक्षम नहीं हो पाते। तो वो चाहते थे कि उन सैनिकों को और सेना के अधिकारियों को बाकायदा एक नोट भी सर्कुलेट किया था जो सोशल मीडिया पर काफी उस समय वायरल हुआ था, जिसमें उन्होंने डिफेंस के ऑफिसर्स और सैनिकों की किस प्रकार आयु में उनकी रिटायरमेंट की एज को बढ़ाया जाए, इस पर प्रकाश डाला। फिर आइए, हमारे पूर्व थल सेना अध्यक्ष नरवणे साहब ने अपनी पुस्तक में लिखा कि समूची सेना इस बात से चौंक गई थी जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, दबी और अहंकारी सरकार ने अग्निपथ योजना लेकर आई। हम सब हतप्रभ थे कि कैसे हमारे सैनिकों को अग्निवीर नाम देकर उनके भविष्य को अंधकार में धकेला जा रहा। 4 साल की उनकी सेवा के बाद उनको रिटायर कर दिया जाएगा। उनका भविष्य की कोई चिंता नहीं की गई। जो एक सैनिक रिटायर होता है उसको जो सुविधाएं मिलती है, चाहे वो उसकी पेंशन की हो, चाहे वो उसकी चिकित्सा की हो,
सुरेश कुमार जी ने पहले भी आपसे विस्तार से इस बारे में बात की है, उन सबसे वंचित कर दिया गया उसको। पहले काफी दिनों तक डिबेट रही टूर ऑफ ड्यूटी के नाम पर, जैसे समूचे विश्व में टूर ऑफ ड्यूटी चलती है कि आप देश के नागरिक भी सेना को कुछ समय के लिए ज्वाइन करते हैं और उस सेना को भी शायद ये इंप्रेशन था कि टूर ऑफ ड्यूटी के संदर्भ के विषय में बात होगी। अब उसके बाद आपको याद होगा, अपने स्मृति पटलों को चिन्हित कीजिए कि 2019 से 21 के बीच लगभग 97 अलग अलग प्रांतों में भर्तियां सैनिकों की निकाली गई और की 90% तक प्रक्रिया पूरी कर ली गई। एक उसमें रिटर्न एग्जामिनेशन एक उनकी होती है, वो एक औपचारिकता बची थी जिसको बार बार समय दिया गया। कोविड के नाम पर भारत की सरकार अपने दायित्वों से पल्ला झाड़ती रही, जबकि प्रधानमंत्री कहते थे कि आपदा में अवसर को तलाशना चाहिए। याद कीजिए, किसानों के खिलाफ आले क्रूर कानून उसी दौरान लाए गए क्योंकि उनके धरना से को उनको घोषित करना था। अनुकूल परिस्थिति होने के बावजूद मोदी सरकार देश की नहीं सिर्फ सत्ता के लोभ में डूबी रही। आप ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको मिलेंगे। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं जिसने कोविड के क्राइसिस के बाद सेंसस नहीं कराया। विश्व का कोई ऐसा देश नहीं है जिसने इस कोविड के क्राइसिस के बाद जो हमारे हिंदुस्तान की पेंडिंग इकोनॉमिक सेंसस थी वो नहीं कराई हो। पूरे विश्व में ये प्रथा है कराने की, इससे हमारे छोटे और मझोले उद्योग के संदर्भ विषय पर हमको जानकारी मिलती है। हमारे किसान भाइयों के लिए एग्रीकल्चर सेंसस नहीं कराया। तो इस देश के किसानों को, इस देश के नौजवानों को, इस देश की बेटियों को, इस देश के उद्योग को सबको प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। तो राहुल गांधी जी ने मानस बनाया कि वो और समूची कांग्रेस पार्टी हमारे सैनिकों के साथ हो रहे इस अन्याय के खिलाफ दृढ़ता से हम कदम बढ़ाएंगे। 31 जनवरी 2024 को राहुल गांधी जी ने अन्याय के विरुद्ध एक न्याय का युद्ध छेड़ने का मानस बनाया, जिसको हमने नाम दिया है जय जवान। हम एक जय जवान आंदोलन समूचे देश में हम प्रारंभ कर चुके हैं। 3 चरणों में ये आयोजन हम समूचे देश में कर रहे हैं। पहला जनसंपर्क अभियान होगा जो 1 फरवरी से हमने प्रारंभ किया है, 28 फरवरी तक चलेगा और 30 लाख परिवारों तक, प्रत्येक परिवार तक हम पहुंचेंगे। दूसरे चरण में हमारा सत्याग्रह होगा जो 5 से 10 मार्च तक चलेगा, जिसमें सभी देश के प्रखंडों में, शहरों में हम धरना देंगे, प्रदर्शन करेंगे। और तीसरा चरण हमारा 50 किलोमीटर की पदयात्रा होगी जो 17 से 20 मार्च तक, जिसको हम आयोजित करेंगे। इसके साथ साथ यात्रा सहयोग समिति और हमने न्याय योद्धा भी इसमें हमने तैयार किए हैं और आम लोगों को इस आयोजन से जोड़ने के लिए हमने नंबर भी, टेलीफोन नंबर भी दिया है 9999812024। इस पर मिस्ड कॉल देकर लोग इससे जुड़ सकते हैं। एक हमारी वेबसाइट है www.jaijawan.in, इसके माध्यम से भी लोग इसमें अपना एफिलिएशन कर सकते हैं। साथियों, अपने विस्तार से अपने जो प्रेस रिलीज आपको देंगे उसमें इसका उल्लेख किया है कि आयोजन को हम कैसे राष्ट्रव्यापी स्तर पर आकार दें।
सवाल ये है कि आजाद भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ कि भारत की भूभागीय अखंडता और अस्मिता को चीन ने चुनौती दी। चीन भारत की सीमा में 1200 स्क्वायर किलोमीटर के क्षेत्र पर लगभग कब्जा करके बैठा है। 6 अगस्त 2020 को भारत की सेना ने दस्तावेजी प्रमाण के साथ अपनी वेबसाइट पर यह बात कही थी कि यूनिलैटरल स्टेटस को चाइना ने चेंज किया है, जिसे राहुल गांधी जी के ट्वीट करने के बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपनी साइट से हटवा दिया। हिंदुस्तान की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप, विश्व की सबसे ऊंची एयर स्ट्रिप जो डोलर बे वर्ल्ड की हमारी है, उसके नीचे पेट्रोलिंग पॉइंट 10, 11, 12, 8, 13 तक चाइना की चीन की सेना बैठी है और वहां ब्लॉकेट किया हुआ है। अरुणाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का सांसद काफी राव सदन में चीख कर कह रहा है कि चीन की सेना 40-40 किलोमीटर अंदर भारत की सीमा में घुसती है, हमारे नागरिकों को अपहरण करके अपहरित करके ले जाती है, मगर मोदी सरकार कुछ नहीं करती। 2017 में जब 71 डेज का स्टैंड ऑफ चीन के साथ हुआ था तो देश को बताया कि डिसएंगेजमेंट हो गया, मगर सच्चाई यह है कि 5 मार्च 2018 को तत्कालीन रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने राज्यसभा में यह बताया कि उसी स्थान पर चीन ने परमानेंट मिलिट्री इंफ्रास्ट्रक्चर बना दिया है। तो चीन ने न सिर्फ व्यापार की हदें पार की है, उसने भारत की सरहदें भी पार कर दी है। $110 बिलियन का इंपोर्ट करके हमारा न सिर्फ एमएसएमई तबाह हुआ है, हिंदुस्तान की भूभागी अखंडता और अस्मिता को भी चुनौती मिली है। और दुर्भाग्य उससे बड़ा है कि देश के प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि ना वहां कोई आया है ना वहां कोई घुसा है। आज हिंदुस्तान में बेरोजगारी का हाल अपने भयावह स्तर पर पहुंच गया है। सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट बताती है कि 44% तक अनएम्प्लॉयमेंट रेट उन युवाओं में 20 से 24 साल के नौजवान में हो गया। हमारा लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन रेट जो था, रेशो जो था, वो कांग्रेस पार्टी की सरकार की तब तक 52 था, वो गिरकर 39% तक हो गया। हिंदुस्तान के नौजवान और जवानों का भविष्य अंधकार में काफी है। आखिरी बात मैं कहना चाहता हूं कि नौजवान जवान ही नहीं, आपने देखा कि हमारी ओलंपियन बेटियां किस प्रकार सड़कों पर प्रताड़ित की गई। हमारे किसानों की राह में कील और कांटे बिछाए 1 साल तक वो सड़कों पर पड़े रहे। किसानों की आमदनी 27 रुपए प्रतिदिन रह गई और भारतीय जनता पार्टी का धन्ना सेठ 1600 करोड़ रुपए रोज कमा रहा है। तो न सिर्फ देश की सेना के साथ, देश के नौजवान युवाओं के साथ, बेटियों के साथ, किसान के साथ, दलित और पिछड़े वर्ग के साथ हर वर्ग को प्रताड़ित किया जाए। अगर आपके कोई प्रश्न हो जाए। हिमाचल में क्या प्रारूप रहेगा, कहां से ये प्रदेश कांग्रेस कमेटी का डिस्कस कार्यक्रम अपना जारी करेगी। अखिल भारतीय स्तर पर हमने सभी राज्यों को से संवाद स्थापित करके इसकी रूपरेखा तैयार करके मोस्ट प्रोबेबली उन्होंने भेज भी दी होगी या वो प्रक्रिया होगी। सर, अग्निवीर को लेकर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? सत्ता में आने के बाद क्या इसे डेमोलिश किया जाएगा? 100% राहुल जी ने मुखरता से सारे नेताओं ने एक स्वर में कहा कि किसी सूरत में स्वीकार नहीं, अब किसी सूरत में इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे। अब मैं उस पर व्यापक रूप से नहीं कहना चाहता, सेना के हमारे पूर्व अधिकारी हैं, मगर अगर इसको अध्ययन करना हो तो आप अभी जो यूक्रेन रशिया का वार है उसमें टूर ऑफ ड्यूटी के क्या रिजल्ट हैं, पूरे वर्ल्ड वाइड आर्टिकल उसमें पब्लिश हो रहे हैं। हम नहीं चाहते आने वाले समय में, देखिए नरवणे साहब ने ये कहा कि सेना चौंक गई थी, उस समय सिर्फ थल सेना ने इसको लागू करने के लिए
विचार करने की बात की और 75% रिटेंशन की बात की। ये जो कह रहे हैं कि 25% नौजवानों को परमानेंट ड्यूटी में लेंगे, उसकी अपेक्षा 75% था। उस पर भी सैद्धांतिक रूप से सेना सहमत नहीं थी। ये झूठ परोसा गया हिंदुस्तान। राहुल गांधी जी न सिर्फ युवाओं के भविष्य को लेकर, भारत की सीमा की सुरक्षा को लेकर भी चिंतित है। सर, अगर 2024 के इलेक्शंस की बात की जाए तो न्याय यात्रा यहाँ पर निकाली गई, इससे पहले जो है भारत जोड़ो यात्रा निकाली गई, तो अब क्या लगता है इसको लेकर कितना फ्रूटफुल ये यात्रा रह रही है? और अगर बात करें जिस तरह से पिछले चुनावों में, तो उसमें भी जो है वो रिजल्ट उतने ठीक नहीं थे, तो क्या ये फ्रूटफुल रहेगी यात्रा? देखिए, परिणामों को पृष्ठभूमि में रखकर निकलने वाले निष्कर्षों पर गंभीरता से विचार। भारत जोड़ो यात्रा हमने ये दावा नहीं किया था कि वो हमारी चुनावी जीत की यात्रा, मगर एक क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया, दो प्रमुख बदलाव देखने को कि जो देश के प्रधानमंत्री अंतिम पंक्ति में खड़े हुए लोगों की न्याय की योजना को रेवड़ियां बताते थे, वो गारंटियों पर आ गए। क्योंकि राहुल गांधी जी ने मुखरता से बात की कि जो अंतिम पंक्ति में खड़ा हुआ आदमी है उसको अधिकार संपन्न करना होगा, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक दृष्टिकोण से। तो वो प्रधानमंत्री गारंटियों पर आ गए। ये गलत बात है कि वो गारंटियां कर तो रहे मगर उसको फुलफिल नहीं कर रहे, राज्यों के साथ भी अन्याय कर रहे। दूसरा, हमारा भारतवर्ष विभिन्न भाषा, भूषा, भेषज, धर्म, संस्कृति, संस्कारों का देश है। राहुल जी ने मुखरता से कहा था कि हम सब लोग एक साथ हैं, तो कहीं न कहीं सरकार ने अपना नैरेटिव बदला। वो प्रधानमंत्री जी जो शमशान, कब्रिस्तान, दिवाली, रमजान कहते थे, अब आजकल सदन से लेकर सभाओं तक वो सबका साथ, सबका विकास की बात करने लगे। तो ये बड़े बदलाव है। आगे देखिए, राहुल जी की जो न्याय यात्रा है, जो भारत के संविधान के हमारे मूल है, जिसमें स्वतंत्रता है, जिसमें न्याय है, जिसमें समरसता है, उसमें आगे बढ़ने में कारगर है। मुझे लगता है कि जब ये यात्रा समाप्त होगी तो हम उस दिशा में भी काफी आगे हिंदुस्तान कदम बढ़ा चुका होगा, क्योंकि 10 साल में इन सबको डिटोरिएट किया है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार। सर, राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं, कैंडिडेट कब तक फाइनल हो जाएंगे? क्योंकि अन्य राज्यों में भी यही स्थिति है। स्पोक्सपर्सन की पार्टी, ये मेरा क्षेत्राधिकार नहीं है। हमारे यहाँ एक बाकायदा स्क्रीनिंग कमेटी होती है, इलेक्शन कमेटी होती है, वो ये सारे निर्णय लेती है और वो जब फाइनलाइज होगा तो उस पर विचार करेंगे। सर, कांग्रेस का यूसीसी पर क्या स्टैंड है? क्या वो उसके साथ है या फिर इसके विरोध में? देखिए, इसका अगर आपको पढ़ना हो तो बाबा साहब अम्बेडकर ने लेजिस्लेटिव असेंबली में इस पर बात की। उन्होंने कहा था कि भविष्य के भारत में जब आप यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात करेंगे तब उसे प्राइमरी मैंडेटरी मत करिएगा। उन्होंने कहा कि जैसे सेंट्रल प्रोविंस में उस समय सेक्रेटरी स्टेट होम को एक एफिडेविट देना होता था, जो इसके दायरे में से बाहर होना चाहता है वो सेक्रेटरी होम को शपथ पत्र दे और उसके दायरे से बाहर हो जाए। और उन्होंने कहा था कि धीरे धीरे कन्विंस कराकर हम इस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए, मगर तोहफा नहीं जाना चाहिए। इस पे साफ दिखाई देता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ये सारे विषय सिर्फ चुनाव को पोलराइज करने के लिए आती है। मैं क्यों कह रहा हूं? आप याद कीजिए, पूरे देश में एक उन्माद पैदा किया सीए। आप पूछिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार से कि सीए का क्या हुआ? 1 जनवरी 2020 को आप सीए लेकर आए, आपने नोटिफाई किया, आज तक लागू क्यों नहीं? पुराना सिटीजनशिप अमेंडमेंट टैक्स से नागरिकता क्यों दी जा रही? क्योंकि कांग्रेस पार्टी अकेली नहीं थी उस समय जिसने इस पर बात विरोध किया था। हिंदुस्तान की रॉ ने, हिंदुस्तान की आईबी ने इसका कड़ा विरोध किया था। जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने रिकॉर्ड पर देखी थी, उन्होंने कहा था कि इसको कतई लागू मत कीजिएगा। इन्होंने प्रोविजन उसमें किया था कि रिलीजियसली परसिक्यूटेड लोगों को हम ये देंगे, वो शब्द हटा दिया।
धार्मिक रूप से प्रभावित लोगों का शब्द हटा दिया, क्योंकि लॉ ने आईबी ने कहा कि 33,333 लोग मात्र हैं जो रिलीजियसली प्रोसिक्यूटेड है, उसके नाम पर लॉन्ग टर्म वीजा लेकर यहाँ रह रहे हैं, और बहुत सारे स्लीपर सेल के लोग हैं जो इसके आधार पर नागरिकता पालेंगे, जो देश के लिए खतरा है। लेकिन आज भी कई प्रांतों में जाकर कहते हैं कि हम सीरियस। मेरे साथ 2021 में क्या हुआ, पहले इन्होंने कर दिया कि कोविड में तो आप कृषि के रूप काले कानून ले आए थे, फिर कहते हैं एनआरसी में लोकसभा में रिकॉर्ड पर जवाब दिए उन्होंने कि ऐसा कोई कार्यवाही प्रचलित नहीं है, ना ही प्रश्न नहीं है, लेकिन जब भाषण में कहेंगे तो जाएंगे। उत्तराखंड से प्रांत में क्यों प्रधानमंत्री, कई लोग प्राइवेट पेपर भी लाए, आपकी सरकार के लॉ कमीशन ने रिव्यू किए, तो एक प्रांत में लाकर ये संदेश देना चाहते हैं कि हम साइमल्टेनियसली, क्योंकि रोजगार का जवाब नहीं इनके पास, महंगाई का जवाब नहीं इनके पास, चीन घुस गया उस पर जवाब नहीं, चीन से आटा इंपोर्ट कर लिया, तो ये बात सिर्फ मैं नहीं कह रहा, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी ऑन कॉमर्स की रिपोर्ट पढ़ी और उसने एलिगेशन लगाया कि चीन से गैर जरूरी चीजों का इतना इंपोर्ट किया कि आपका एडमिशन डिस्काउंट हो गया। इन सारे प्रश्नों के जवाब प्रधानमंत्री जी के पास नहीं है, इसलिए ये फेस सेविंग एक्सरसाइज। सर, बीते कल पीएम मोदी ने राज्यसभा में कहा है कि मैं प्रार्थना करूंगा कि कांग्रेस 40 सीट भी बचा पाए। उन्होंने चिट्ठी दी है, जो बयान दिया था ममता बनर्जी ने कि 40 सीट भी जो है वो कांग्रेस नहीं ला पाएगी। क्या जो इंडिया गठबंधन बना था, नीतीश कुमार छिटक गए हैं, क्या संभाल नहीं पा रहे हैं आप जो आपके साथ इंडिया गठबंधन में लोग थे, और ये बयान है किस तरीके से देख रहे हैं आप? प्रधानमंत्री किसको संभाल रहे हैं? आतंक, भीषण का भ्रष्टाचार में डूबे हुए लोग जिन पर वो आरोप लगाते थे उनको संभाल। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसको संभाला? जुलाई 2015 में जिसके खिलाफ असम जाकर प्रेस कॉन्फ्रेंस ली कि हेमंत बिस्वा शर्मा लुई वर्जन केस का आरोप भूखले निकाला। अगस्त 2015 में भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन करा दिया और कहा राग अच्छे, फिर गए वेस्ट बंगाल, भाग सीबीआई आ रही है, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस की भारतीय जनता पार्टी ने उसको शामिल करा दिया, राग अच्छे हैं। शुभेंदु अधिकारी नेता प्रतिपक्ष बना दिया, जिस पर कहते थे 4 लाख आधा के इसके अकाउंट में 20-20 लाख रुपए ट्रांसफर किए जा रहे। फिर अजीत पवार, जिस पर प्रधानमंत्री जी 70,000 करोड़ रुपए का आरोप लगा रहे थे, वो 70,000 करोड़ रुपए का आरोप का महत्व नहीं था, वो महत्व इस बात का था कि अजीत दादा पवार गए क्यों? इसलिए गए कि 1 जुलाई 2021 को ईडी ने प्रेस रिलीज जारी किया कि अजीत पवार और सुनेत्रा पवार बैंक के स्कैम में शामिल हैं 826 करोड़ रुपए के, और उनकी 65 करोड़ की संपत्ति जब्त कर दी। तब अजीत दादा पवार को श्रद्धा जाती प्रधानमंत्री जी के प्रति। हसन मुश्रीफ 3 रेड 4 रेड ईडी ने की, महाराष्ट्र में मंत्री बना दिया, यह आरोप लगाया कि 40,000 किसानों का पैसा इसके बच्चों के खाते में ट्रांसफर कर दिया। अदिति तटकर अजीत कुमार के साथ जो उनके पिताजी थे उस पर गंभीर आरोप लगाते थे, उनकी बिटिया को मंत्री बना दिया। प्रफुल्ल पटेल दौद विधायक का दायां हाथ, इकबाल मिर्ची का साथी, 4 फ्लोर उसकी जब्त की है महोबा में। ऐसे ही है प्रफुल्ल पटेल। भावना गौरी 5 ईडी के नोटिस, उसने कहा कि मैं ईडी के पास नहीं जाऊंगी, भाजपा में शामिल हो जाऊंगी, भाजपा चली गई, ईडी के नोटिस बंद हो गए। प्रताप सरनाईक, ईडी का एक ट्वीट देखिएगा कि कितनी संपत्ति उसकी जब्त की, शामिल हो गया, क्लोजर फाइल हो गया उसका। छगन भुजबल फाइल घूम गई ईडी की साहब की, जो अभी नोटिस दे रही ईडी जा रही ना, हेमंत सोरेन और अरविंद केजरीवाल और सब जगह घूम रही है, वो ईडी सबके पाप पर पर्दा डाल चुकी। तो ये प्रधानमंत्री जी ने सारे नीतीश कुमार, हमने तो कहा नहीं था, उन्होंने कहा रद्दीमान हो गया नीतीश बाबू। सम्राट चौधरी भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने कहा तो रद्दीमान रद्दी की नौकरी में चला गया। देखिए सत्ता के अतिथि कलाकार लोग,
इनको देश से कोई लेना देना नहीं। भारतीय जनता पार्टी को देश से कोई सरोकार नहीं। वो सत्ता की भूख मिटाने के लिए इस प्रकार के प्रजातंत्र का दमन करके कुछ लेंगे। तो राहुल गांधी जी दृढ़ता से लड़ रहे हैं, वो हम न्याय मिलने तक की लड़ाई जारी रखेंगे। तो लंबी फहरिस्त है, मैं 2 घंटे तक पुलिस सुना सकता हूँ। आपने पाप में डूबे हुए लोगों को इन्होंने शामिल किया। ये इतना ही नहीं है, आखिरी बात कहता हूं, सिर्फ भ्रष्टाचारी नहीं, आतंकवादी, बलात्कारी, जितने सारे चोरों की फहरिस्त है, सब पे दस्ते कर बारी रखते हैं। आप देखिए तारिक हुसैन दुर्गान का आतंकवादी, वो अमित शाह साहब के मंच साझा करता है, उसके बाद गांव वालों ने पकड़ा उसको। तारिक अहमद मीर पाकिस्तान का हथियार सप्लायर घोषित, उसको बीजेपी ने विधानसभा का टिकट दिया। सैफुल्लाह फारूक को 1 साल पाकिस्तान में ट्रेनिंग ली। अजहर मसूद का शिष्य था, पंडितों की हत्या में 10 साल तक जेल में था। जेल से निकला, उसको टिकट दे दिया लोकल बॉडी का, और यहां वो फोड़ लगा। राजस्थान का जो रियाज अटारी था, कन्हैयालाल जी का हत्या करने वाला, वो भी भारतीय जनता पार्टी का कार्य। तो इनको परहेज नहीं, चाहे वो बेटियों के खिलाफ हाथरस से लेकर उन्नाव तक अपनी सत्ता की सरपरस्ती बलात्कारियों पर रखे, आतंकवादियों पर रखे, भ्रष्टाचारियों पर रखे, सब इनको लगता है इनके शोक को वहां पे उधर जनता देखेगी। सभी पत्रकार बंधुओं का